Assalamualaikum students of ninth class. Mukhtar sir is again with you with subject geography, and the topic of today's lecture is physical features of India, and it is part number 2 of this very lesson. Okay, so here we will discuss something about the physical features of India, but we have already discussed the physical features, and the today's topic is about, yes, the first one, the peninsular plateau. When we go back in the history of India, in hundreds and thousands of years ago, there was volcanic eruptions, heavy volcanic eruptions took place in the southernmost part of India, and because of the number of layers, this lava layers, this spread over the southernmost part of India, and this ultimately gave us the peninsular plateau. And this has been divided into two parts: the central highland, the northern part of the peninsular plateau is called central highland, नीचे वाला डेक्कन प्लेटू कहलाता है। नर्मदा रिवर जो है इसके ऊपर विंध्या रेंज पड़ती है और नीचे सतपुरा रेंज है, ठीक है। विंध्या रेंज से ऊपर अरावली तक सेंट्रल हाईलैंड्स कहलाता है और इसके नीचे वाला हिस्सा डेक्कन प्लेटू कहलाता है। सेंट्रल हाईलैंड में चंबा बेतवा रिवर्स आते हैं, वो ऊपर नॉर्थ वेस्ट की तरफ नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि इसका स्लोप सेंट्रल हाईलैंड्स का उसी तरफ है, और अल्टीमेटली वो जो है भाई साहब आगे जाके गंगा में मर्ज हो जाते हैं, ठीक है सर। इससे आपको पता चलेगा कि इसका स्लोप कहाँ की तरफ है। इसके बाद अगर हम देखें, ये रीजन बुंदेलखंड प्लेटू से भरा पड़ा हुआ है। बुंदेलखंड और मालवा प्लेटू भी इसी में आते हैं, और छोटा नागपुर इलाका भी, छोटा नागपुर प्लेटू भी इसी में आता है। और नीचे वाला हिस्सा, हाँ, सतपुरा रेंज से नीचे वाला क्या कहलाता है? डेक्कन प्लेटू इसको कहा जाता है। एंड डेक्कन प्लेटू इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स। और इसकी शुरुआत नॉर्थ से सतपुरा रेंज से शुरू होकर कन्याकुमारी तक खत्म हो जाती है। माइकाल रेंज, कायमूर हिल्स, इसका एक्सटेंशन पूरा नॉर्थ ईस्ट की तरफ चला जाता है। वहाँ पर मेघालय प्लेटू इसी का हिस्सा है, नॉर्थ सरकार हिल्स इसी के आते हैं, कार्बाई एंगलोंग जो प्लेटू हैं वो भी इसी का हिस्सा पड़ते हैं। इसके अलावा जो रेंजेस वहाँ पर हैं, गारू काशी और अजंता हिल्स, वो भी इसी के हिस्से में आ जाते हैं। द वेस्टर्न बाउंड्री इज डिमार्केटेड बाय द वेस्टर्न घाट्स, और ईस्टर्न घाट्स जो हैं इसकी ईस्टर्न बाउंड्री डिमार्केट करती हैं। दोनों की अगर हम एलिवेशन देखें, 9 से 600 मीटर एलिवेशन वेस्टर्न घाट्स की हैं, एंड फॉर एज द ईस्टर्न घाट्स आर कंसर्न देयर एवरेज एलिवेशन इज अराउंड 600 मीटर्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द रिवर्स विच फ्लो थ्रू दिस वेरी रीजन आर फ्लोइंग टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। सारी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावरी, सारी की सारी नदियां जो हैं, दरिया जो है, बे ऑफ बंगाल में ही आके ख़त्म हो जाती हैं। अगर हम वेस्टर्न घाट्स की हम बात करें, नंबर ऑफ माउंटेन्स आर देयर, लेकिन सबसे ऊंची जो पहाड़ी है भाई साहब वो है एनामदाई, जो 2695 मीटर्स अबव फ्रॉम द सी लेवल है, जो बिल्कुल नीचे कन्याकुमारी में हमें देखने को मिलती है, ठीक है सर। इसके बाद अगर हम देखें, महानदी जैसे मैंने कहा और नीलगिरी का इलाका जो है, इसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं इस ईस्टर्न घाट्स के हवाले से, ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूस रेंज भी नहीं है, क्योंकि दरिया यहाँ से जितने भी चलते हैं वो इसी रेंज को क्रॉस करके बे ऑफ बंगाल में ख़त्म हो जाते हैं। महेंद्रगिरी सबसे ऊंची पहाड़ियाँ ईस्टर्न घाट्स की 1501 मीटर जिसकी एलिवेशन है, याद रखना भाई साहब, हाँ। इसके अलावा जवेदिया हिल्स भी पड़ते हैं ईस्टर्न घाट्स में हैं, और सिरवोरा जो है हिल्स वो भी पड़ते हैं। नेक्स्ट फिजिकल डिवीजन इज इंडियन डेजर्ट। नाम सुनते ही रेत और अरावली रेंज नजर आते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड डिस्कवर्ड बाय द सैंड एंड इट इज कॉल्ड थार डेजर्ट बिकॉज ऑफ लो रेनफॉल। कितनी भाई साहब, 150 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल रीजन जो है हिंदुस्तान का, वो थार डेजर्ट कहलाता है। एक ही सीजनल रिवर यहाँ पर बढ़ती है, वो है लूनी, ठीक है सर। इसके बाद कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स कहाँ पर हैं? हिंदुस्तान के पेनिनसुलर रीजन में पड़ते हैं। वेस्टर्न घाट से लेके अरेबियन सी के बीच वाला इलाका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, एंड द रीजन लाइज बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल इज कॉल्ड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अगर हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को देखें, इसको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, याद रखना भाई साहब। नॉर्थ वाला जो हिस्सा है इसको क्या कहते हैं, याद रहेगा? अरे यार, आपको तो याद रखना ही पड़ेगा। पहला हिस्सा कहलाता है, शाबाश, कोंकण कोस्ट, यस। दूसरा हिस्सा कन्नड़ कोस्ट, वेरी गुड। और तीसरा हिस्सा मालाबार कोस्ट कहलाता है। व्हेन वी सी द ईस्टर्न कोस्ट प्लेन, इट हैज बीन डिवाइडेड ओनली इनटू 2 पार्ट्स, नॉर्दर्न सिरकार और यस कोरमंडल कोस्ट, ठीक है भाई साहब। इसके बाद आइलैंड्स, हाँ, ये चारों तरफ से बड़ी पड़ी हुई जो है पानी होती हैं। वी हैव 2 आइलैंड ग्रुप्स इन इंडिया, वन इज देयर इन द अरेबियन सी, लक्षद्वीप आइलैंड्स, और दूसरा जो है बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में आपसे कहना जरूरी है कि दीज आर कोरल आइलैंड्स। पॉलिप्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनकी वजह से बनने वाले कोरल्स जो हैं हमारे पास हैं, इनकी वजह से यहाँ पर बना हुआ है
लक्षद्वीप आइलैंड्स, इसको 1973 से पहले का अमीनद्वीप लक्षद्वीप इसको कहा जाता था, लेकिन 1973 में इसका नाम बदल के लक्षद्वीप रखा गया और अमरावती कावरत्ती आइलैंड जो है इसकी कैपिटल सिटी है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो हैं ये दो हिस्सों में बटे हुए हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दोनों गले जंगलों से भरे पड़े हुए हैं। यहाँ पर हिंदुस्तान जो है का पहला सबसे एक्टिव वॉल्केनो बैरन आइलैंड में पाया जाता है। एक्टिव वॉल्केनो इज देयर इन इंडिया इन बैरन आइलैंड्स ऑफ अंडमान आइलैंड्स। ठीक है सर, आप याद रखें इसको। और ये था थोड़ा बहुत हिंदुस्तान के बारे में। हिंदुस्तान की बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पर वास्टनेस की वजह से झरने, ग्लेशियर्स, ठीक है, थोड़ा सा प्लेन रीजन्स देखने को मिलते हैं, घास के मैदान, इसी तरह से प्लेट्यू, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, और इसके अलावा जो है हमारे पास आइलैंड्स भी मिलते हैं जो फिशिंग, बोटिंग वगैरह के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। सो बिकॉज ऑफ वास्टनेस, इंडिया इज हैविंग वास्ट फिजियोग्राफी विच अल्टीमेटली हेल्प अस इन द डेवलपिंग द इंडियन इकोनॉमी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वेरी वीडियो। होप यू हैव एंजॉयड दिस वेरी वीडियो। अगले वीडियो तक के लिए हमें आप इजाज़त दीजिए। सलामत रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। अस्सलाम वालेकुम।